अभी एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां कुशीनगर में नकली नोट के गोरख धंधे पर शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। कानून के हाथ कुछ और सफेद पोशों के गिरेवा तक पहुंचे हैं। कुशीनगर फेक करेंसी केस से जुड़ी अभी की बड़ी खबर। यूपी कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष को नोटिस भेजेगी पुलिस। अजय लल्लू को कुशीनगर पुलिस नोटिस भेजेगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और अजय लल्लू को भी अब नोटिस भेजने की तैयारी है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जाली नोटों का ये जो कारोबार चल रहा था, ये जो गोरख धंधा चल रहा था, इस मामले में तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आप देखिए नई बात निकलकर अब सामने आ रही है। अभी की बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अजय लल्लू को भी पुलिस नोटिस भेजेगी। अजय लल्लू पर भी क्या शिकंजा कस सकता है, उनकी किस तरह की भूमिका इस मामले में पाई जा रही है, नोटिस क्यों भेजा जा रहा है, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। फेक करेंसी का ये पूरा मामला जो सामने आया था, तब हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। कुशीनगर फेक करेंसी नेटवर्क पर बहुत बड़ी खबर है। नोट रैकेट पर कुशीनगर समाजवादी पार्टी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि कुशीनगर के एसपी का खुलासा कि डी कंपनी के संबंधों से इनकार नहीं। कुशीनगर के एसपी ने टेरर लिंक से भी इनकार नहीं किया है, यानी इसका कोई आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है। वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से यह बात कही गई है। डी कंपनी के संबंधों से इनकार नहीं, यह कुशीनगर के एसपी का बयान। आइए सीधे मैं आपको वीरेश के पास लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, कल जो सवाल मैं आपसे इस बुलेटिन में पूछ भी रहा था कि क्या कोई टेरर लिंक भी हो सकता है, इस तरफ अब इशारा हो रहा है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है कुशीनगर के हवाले से, और ये जो नेटवर्क है इससे टेरर लिंक से इनकार नहीं किया है एसपी कुशीनगर ने। साथ ही साथ डी कंपनी से संबंधों का भी इनकार नहीं है। यानी ये जो जांच है वो बहुत आगे बढ़ रही है। एटीएस भी लगा दी गई है, नेपाल भी, यानी नेपाल भी टीम भेजी जा रही है कुशीनगर पुलिस के द्वारा। हमारे साथ एसपी कुशीनगर हैं संतोष मिश्रा जी। इनका साफ कहना है कि जो कांग्रेस के नेता हैं अजय लल्लू और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इन अपराधियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, दबाव है इनके ऊपर, लेकिन अजय लल्लू ट्वीट कर रहे हैं अपराधियों के पक्ष में। आखिर क्या है ऐसा प्यार? देखिए, इस गैंग पे हमारे डीजीपी साहब के लीडरशिप में जो कार्रवाई कराई जा रही है, इसमें 10+1 आज पुलिस एनकाउंटर में लोग गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। इसमें एक जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस के साथ साथ फोटोज भी हमें मिली है। ये अभियुक्त है औरंगजेब, जिसके ऊपर 9 मुकदमे हैं, जिसपे गैंग रेप से लेके अन्य मुकदमे भी हैं। वो व्यक्ति की फोटो भी हमें मिली है। तो निश्चित रूप से ये जहां जहां कनेक्टेड है उन सभी से पूछताछ भी कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। तस्वीर सामने है जो पूरा देश देख रहा है, उस पे अजय लल्लू को नोटिस देंगे, पूछताछ करेंगे। इसमें जो अभियुक्त औरंगजेब है, जिसपे 9 मुकदमे हैं गैंग रेप से लेके अन्य, उसकी फोटो हमें प्राप्त हुई है इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इनसे भी पूछताछ कराई जाएगी कि क्या कनेक्शन था, और इसकी जांच भी फर्दर हम अपने करेंगे। प्योरली मेरिट बेस्ड कार्रवाई इसमें की जाएगी। नोटिस भेजेंगे अजय लल्लू को पूछताछ के लिए? पूछताछ बिल्कुल कराई जाएगी, और मेरिट बेस्ड ये पूरी कार्रवाई जांच के आधार पर इसमें जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि बहुत सारे इसमें रसूखदार लोग भी इन्वॉल्व हैं? जिस तरीके से ये नकली नोटों का धंधा है, अवैध हथियारों का धंधा है, इसमें जो बरामदगी हुई है, बड़ी बरामदगी है। जाली नोटों के साथ साथ इसमें काफ़ी अवैध असला भी मिला हुआ है, और इसमें जो भी कनेक्शंस जिनके भी आएंगे वो सभी पे हम लोग जांच कराकर मेरिट बेस्ड प्योरली उस पे कार्रवाई। नेपाली कनेक्शंस, जो विदेशी जो शक्तियां हैं उनके कनेक्शंस सामने आ रहे हैं। नेपाली करेंसी इसमें मिली है, और इसमें एक आध अभियुक्त की हमें इंटेलिजेंस के माध्यम से नेपाल में होने का और फोटोज वगैरह भी वो भी हमें मिली है। वो जांच के दायरे में उसको भी लिया जाएगा, और नेपाल कनेक्शन में भी जो जांच में आएगा वो हम अपने मुख्यालय को अवगत कराते हुए। अजय लल्लू की जो तस्वीर औरंगजेब के साथ आ रही है, जो आरोपी है, जो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका नेपाल कनेक्शन है। वो नेपाल उसमें सोशल मीडिया पे है कि अगले मिशन पर हम नेपाल में, और उसके साथ सिंपैथी क्यों? ये अपराधी है और इस पे 8 मुकदमे हैं, गैंग रेप से लेकर गंभीर मुकदमे हैं, और इसको जो भी बचाने का प्रयास कर रहा है ये गलत है। और इसमें बाकी जो लोग हैं जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी संलिप्तता चेक की जाएगी कि क्यों इसको ये कर रहे हैं, और मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए जांच में जो भी बचाने के लिए दबाव है, ट्वीट किया जा रहा है, पक्ष में पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हमारे डीजीपी साहब के,
जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सभी पे कार्रवाई की जाएगी और कोई इसमें किसी भी अभियुक्त को बचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ भी इसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने की कार्रवाई कराई जाएगी। एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के लिए मुकदमा दर्ज होगा अगर बचाने के प्रयास किया जाएगा। लगातार ट्वीट, लगातार वीडियो, लगातार समर्थन में बयानबाजी होगा। मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए इस जांच में अगर जाली नोटों के गैंग से अगर कोई भी लोग अगर इसमें रिलेटेड है, अपराध में लिप्त है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी ऑलरेडी 10+1 11 आदमियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। अन्य भी लोग इसमें वांटेड है और जो भी लोग ऐसे हैं जो इनसे संलिप्त है वो सभी को खंगाला जा रहा है। चाहे जितना भी रसूख, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सीएम साहब की क्लियर है और इस पे जो भी लोग इन्वॉल्व है मेरिट बेस्ड कार्रवाई करा के अगर आप इन्वॉल्व हैं तो एक्शन लिया जाएगा। जो टेरर लिंक है, नकली नोटों और हथियार जाल है, वो आपको लगता है कि टेरर लिंक की तरफ इशारा कर रहा है? ये सब से जो है मुख्यालय को अवगत रखा गया है। में जो एक्शंस है कुशीनगर के साथ साथ हमारे डीजीपी साहब के सर के लीडरशिप में इस पे कार्रवाई फर्दर रहेगी। लेकिन ये फैक्ट है कि जितने भी एंगल्स है सब पे काम किया जाएगा। डी कंपनी के एंगल पे भी काम हो रहा है, क्योंकि नेपाल में तो डी कंपनी का एक बड़ा रैकेट काम करता है नकली नोटों का। और आपने कहा भी मुझसे बात करते हुए कि हाँ, निश्चित रूप से सारे एंगल्स पे जरूर कार्रवाई की जाएगी, तार खंगाले जाएंगे। नेपाल करेंसी और नेपाल में इनका होना, इसमें से कुछ अभियुक्तों का, ये फैक्ट है, ये तथ्य है इसमें। और किसी भी चीज से जब तक मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं जब तक हमारी जांच कंप्लीट ना हो जाए। और डीजीपी साहब के लीडरशिप में ठीक है वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। एसपी संतोष मिश्रा को आपने सुना और एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है और उसमें शक इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि बड़े नाम अब कुछ सामने आ रहे हैं जो कि आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके के इल्जाम लगे हैं। नकली नोट के मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी के विधायक पीएन पाठक ने आरोप लगाया कि आरोपी रफीक का आईएसआई से कनेक्शन है। पाठक का यह भी कहना है कि टेंपो चलाने वाला रफीक रातों रात अरबपति बन गया। पीएन पाठक जी, आप यहाँ के विधायक हैं, रफीक को कितना जानते हैं? बहुत पहले से मैं जानता हूँ इसको। इसका काम था पंचर साटने का काम और शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ। आज के डेट में इसकी जो हैसियत है अरबों की है और जहाँ तक मुझे सूचना आ रही है कि इसका संबंध जो आईएसआई से है, नेपाल से है, जो राष्ट्र विरोधी हमारी शक्तियाँ हैं उनके साथ मिल करके खुलेआम ये देश विरोधी काम कर रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि ये मतलब गरीबी से उठा है? बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। देखते देखते इसके पास कहा जा रहा है कि 7 स्टार होटल है, मकान जाके देखिए, करोड़ों के मकान इसने बना लिया। ये कहाँ से बना लिया? कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो भारत के खिलाफ जो काम कर रही हैं उनसे मिला हुआ है। और दूसरी बात है कि ये समाजवादी पार्टी का जो इनका राष्ट्रीय सचिव है, इस तरह के लोग अखिलेश के साथ रह रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। नौशाद जो है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का है। हाँ, वो भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है, वो भी इसमें संलिप्त है। ये जितनी भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं सारा अखिलेश के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसकी जो गतिविधियां थीं पहले से संदिग्ध लग रही थी। अब अभी जाके पता चला है हम लोगों को। अब तो पता चल रहा है कि गोरखपुर में इसका मकान है, लखनऊ में है, दिल्ली में है। बहुत सारा धन इसने, अरबों रुपए कमा रखा है इसने। सोचिए जरा, किसी जमाने में जो पंचर लगाया करता था, लोग बता रहे हैं कि देखते ही देखते वो अरबपति बन गया। इस पूरे मामले में अब तफ्तीश जारी है। तहकीकात में कई नई चीजें सामने आ रही हैं, जैसे अजय लल्लू की तस्वीर जो सामने आई है उसके आधार पर उनसे भी पूछताछ होनी है। जो कांग्रेस के वहां पर अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इनकी तस्वीर उस औरंगजेब के साथ है जो कि पकड़ा गया है इस मामले में। और इसी आधार पर कुशीनगर पुलिस उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी में है। पूछताछ की जाएगी। और खबर इस बीच ये भी है, एक बड़ा अपडेट आपको ये भी बता दें कि ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इन्हें बचाने के लिए कई रसूखदार लोग, जो बड़े लोग हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन पर। गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनके साथ जिन लोगों के संबंध बताए जाते हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि पूछताछ उनसे भी होगी। टेरर लिंक भी स्टैब्लिश हो सकता है, इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि कोई ये इंटरनेशनल रैकेट काम कर रहा हो। फेक करेंसी की जो बात आ रही है उसमें नेपाल की भी फेक करेंसी की बात है। तो जाली नोट के रैकेट पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। मामले की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और कुछ बड़े नाम भी अब इसमें शामिल बताए जाते हैं। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां बदलापुर एनकाउंटर पर पोस्टरबाजी शुरू हो गई।
मुंबई में बदलापुरा का पोस्टर लगाया गया। बदलापुर एनकाउंटर पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि अक्षय के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है और इन सबके बीच पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो घटनाक्रम है राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव भी है और ऐसे में अब इसे ऐसा देखकर लग रहा है जिस तरह से पोस्टर वगैरह लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। अक्षय शिंदे के पिता ने हालांकि इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का भी रुख किया है। मुंबई में बदलापुरा का पोस्टर जो लगाया गया वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जिस पोस्टर का जिक्र आपसे मैं कर रहा था, ये पोस्टर वहां पर लगा है जिसमें देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में रिवॉल्वर है, गन है और लिखा हुआ है बदलापुरा। हमारे साथ मृत्युंजय हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मृत्युंजय, वही बात जो ये पोस्टर पर जो लिखा है और जिस तरीके की तस्वीर नजर आती है कि डिप्टी सीएम हाथ में बंदूक लेकर खड़े हैं, ये संदेश तो कहीं से भी अच्छा नहीं जा रहा है। किसने लगाया है पोस्टर? देखिए, निश्चित तौर पर ये सत्ताधारी पार्टियों के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने ही लगाया है या देवेंद्र फडणवीस के चाहने वाले कार्यकर्ताओं ने ही लगाया है और वो चाहते हैं कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि इस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने देवा का न्याय किया है, यानी भगवान का न्याय नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस का न्याय इस प्रकार का है। और देखिए, ये बात मुंबई और थाने की सड़कों पर ही नहीं है, सिर्फ पोस्टर बैनर तक ये बात गूंज रही है बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका की गई है, जो अक्षय शिंदे के माता पिता हैं उनकी तरफ से याचिका की गई है, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी ये मामला आया है कि जगह जगह पर इस प्रकार से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जहां पर देवा का न्याय का जिक्र किया गया है। ठीक है मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने संघ प्रमुख से 5 सवाल पूछे हैं। क्या ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आरएसएस को मंजूर है? ये सवाल इस चिट्ठी में सवाल यह भी पूछा गया कि 75 पार वाला फॉर्मूला क्या मोदी पर लागू नहीं होगा? बेईमानी से सत्ता हासिल करना क्या आरएसएस को मंजूर है? ये कुछ सवाल जो पूछे गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बाकायदा उन्होंने खुला पत्र लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है और इसमें 5 सवाल उन्होंने पूछे हैं। प्रमुखता से पूछा गया कि क्या ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आरएसएस को मंजूर है और 75 पार वाला जो फॉर्मूला था क्या वो मोदी पर लागू होगा? बेईमानी से सत्ता हासिल करना क्या आरएसएस को मंजूर है? सवाल ये पूछा गया है मोहन भागवत से केजरीवाल की इस चिट्ठी में। हमारे साथ दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। दीपक, ये जो सवाल पूछे गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, मकसद क्या नजर आ रहा है? इसके पीछे की क्या राजनीति आपको दिख रही है? इनसाइडर स्टोरी क्या है? देखिए, जिस तरीके से जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर लगाई थी रविवार को, उस दौरान भी उन्होंने ये 5 सवाल पूछे थे और लगातार एक कोशिश है अरविंद केजरीवाल की दबाव बनाने की आरएसएस पर। ये अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर जानते हैं कि अगर वो आरएसएस पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी पर सीधा निशाना डालने से अच्छा एक तरीके से आरएसएस पर दबाव बनाकर और बीजेपी से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि सबको ये जानकारी है और ये समझ है कि अगर बीजेपी के लिए कोई कैडर जमीन पर काम करता है वो आरएसएस का कैडर ही है। और ऐसे में अगर आरएसएस से ही वो सवाल पूछे जाएं जो लगातार अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी बीजेपी से पूछ रही थी, उनको लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा बनेगा। इसीलिए लगातार अरविंद केजरीवाल चाहे किसी रोड शो में हो, किसी रैली में हो या फिर अब जिस तरीके से मोहन भागवत उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उससे सीधे तौर पर एक तरह से निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है वो बेहद गलत तरीके से हो रही है। चलिए, इस डेवलपमेंट पर नजर बनाकर रखिएगा दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर बैन रहेगा। 1 जनवरी तक पटाखों पर बैन जारी रहेगा और जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जिस तरीके से दीपावली पर पटाखे फूटते हैं, उसके बाद पराली का मौसम आता है, इन सब को देखते हुए दिल्ली पर प्रदूषण का अटैक ना हो, इसको लेकर एक बार फिर से पटाखों पर बैन होगा। और सीधे रुक करते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जब आप देख रहे हैं नवंबर 1 पहला हफ्ता नवंबर का किस पीरियड में देखिए तो देखिए, बड़ी खबर, 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर बैन रहेगा। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पहले भी दिल्ली सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि जैसे ही त्योहारों की शुरुआत होती है वैसे ही पटाखे जलाना लोग शुरू करते हैं और इसी वजह से प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट ये भी है कि बहुत जल्द ऑड इवन फिर से लागू करने की तैयारी में है दिल्ली सरकार, क्योंकि जो एक्यूआई लेवल है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। अब ऐसे में पहले से दिल्ली सरकार सतर्क मोड पर और ऑड इवन की भी
भी एक बार फिर से तैयारी कर रही है। पहले भी दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया था, अब फिर से एक बार ऑड इवन का फॉर्मूला दिल्ली सरकार लागू कर सकती है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में यह बड़ा फैसला लिया गया है। पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। दिवाली का मौका, दशहरे का मौका, अगर आप दिल्ली में रहते हैं पटाखे नहीं जला पाएंगे। नहीं, जैसा मैंने कहा कि इसके लिए तो दिल्ली के अंदर हम बायो डीकम्पोजर का छिड़काव जो है फर्स्ट वीक से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज भी अभी सुबह सुबह हमने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से भी बात की और अभी तक कल हम केंद्र सरकार से, चूँकि अभी तक पिछले सालों में अब तक मंत्री स्तरीय बैठक हो जाती थी, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने मंत्री स्तरीय बैठक भी नहीं बुलाई है। तो मैं कल एक चिट्ठी भी लिखूंगा कि जल्द से जल्द मंत्रियों के स्तर की, क्योंकि अधिकारियों की मीटिंग होना एक बात है, लेकिन जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको उनके साथ एक मीटिंग देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन को भी सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो हर साल तो होती थी लेकिन अभी तक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं, तो अब मिनिस्टर्स मीटिंग की ज़रूरत है और मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात की है। तो मुझे लगता है कि सब मिल करके अगर प्रयास करेंगे तो पिछले साल की तुलना में पराली जलने की घटनाओं को कम किया जा सकता है। इस पे कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अभी से पराली जलने की घटनाएं होने की रोक टोक क्यों नहीं हो रही है, अभी से उसका असर दिल्ली पे भी दिखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएक्यूएम की फटकार लगाई है, तो उसको लेकर के आप करेंगे कि अच्छे नहीं, सीएक्यूएम से उन्होंने कहा है। मेरा कहना है कि सीएक्यूएम तो अपना रिपोर्ट वहाँ तक देगा। मेरा कहना है कि जो सरकारों के मिनिस्टर्स हैं उनको मीटिंग करके। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते। हाईकोर्ट ने यह कहा है एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। दरअसल अक्षय शिंदे के पिता ने एक याचिका डाली थी बॉम्बे हाईकोर्ट में और इसी को लेकर देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। एनकाउंटर की परिभाषा इससे अलग होती है। लगातार अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर उसके परिवार के लोग, माता पिता सवाल उठा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सूरज इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। सूरज, जिस तरीके से ये हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, ये गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या कुछ कोर्ट ने टिप्पणी में कहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने बड़े ही सिंपल से सवाल पूछे हैं। कोर्ट का ऐसा कहना है कि पुलिस अमूमन तौर पर आरोपियों को पकड़ने में, उन्हें हैंडल करने में एक्सपर्ट होती है। ऐसे में 4 लोग होने के बावजूद एक अनट्रेन्ड आदमी को ओवर पावर क्यों नहीं कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि गन ऑटोमेटिक लोड कैसे हो गई, जबकि उसे तो बंदूक भी चलाना नहीं आ रहा था। और क्या अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक है और उसके अगल बगल 4 पुलिस वाले हैं, ऐसे में उसे ओवर पावर न करते हुए गोली सर पर मारना, ये तो एनकाउंटर की परिभाषा, ये एनकाउंटर नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर की परिभाषा कुछ अलग होती है। तो ऐसे में कोर्ट ने लगातार जो थाने पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल उठाए हैं, इस पूरे एक्शन पर सवाल उठाए हैं और अब फिलहाल हियरिंग अभी भी चल रही है। अब तक फिलहाल कोर्ट ने बड़े ही गंभीर सवाल उठाए हैं। जी लगातार सूरज हम देख रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक बयान भी दिए गए। परिवार वाले पहले से ही कहीं ना कहीं सवाल उठाते रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की ये टिप्पणी कितनी ज्यादा अहम हो जाती है और क्या अभी तक पुलिस की तरफ से कोई प्रक्रिया, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इसको लेकर सामने आई है? देखिए अभी तक फिलहाल जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद है। अक्षय शिंदे के माता पिता भी कोर्ट रूम में मौजूद है। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि अक्षय शिंदे के वकील ने ये भी बताया कि किस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, कैसे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अपने पोस्टर शहरों में लगाकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से इस एनकाउंटर को जो पिटिशनर के वकील यानी कि अक्षय शिंदे के माता पिता के जो वकील हैं उसने राजनीतिक बताते हुए इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया है और कई सारे सवाल उठाए हैं। बिल्कुल सवाल उठाए हैं और इस टिप्पणी के बाद निश्चित तौर से जो सियासी सवाल उठ रहे हैं वो और आक्रामक होंगे और सरकार के सामने और वो सवाल बरसेंगे। बहुत शुक्रिया आपका